माँ जी, यह घर मेरे पति का भी है। उस हिसाब से इस घर पर मेरा भी हक हुआ। 10 बरस बीत गए जब रमा अपने घर यानी अपने ससुराल लौट रही थी। मन के सारे करवाहट को दरकिनार करके एक बार फिर से उस आंगन में कदम रखने जा रही थी, जहाँ एक समय पैर न रखने की कसम खाई थी उसने। ट्रेन में बैठे बैठे उसका मन अतीत की गलियारों में घूमने लगा। आज के बाद तुम मेरे घर में पैर नहीं रखोगी। और रमा ने शायद पहली बार पलटकर जवाब दिया था, माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। ये घर मेरे पति का भी है। उस हिसाब से ये मेरा घर भी हुआ। बस रमा की सास ने ये बात सुनकर अपना छाती पीट लिया। कैसी बहू आई है, बिल्कुल निर्लज, बिल्कुल शर्म नहीं है। निकालो इसको यहाँ से। मेरे पति की कमाई खाती है और मुझसे ही जमाल लड़ाती है। रमा बस रोए जा रही थी। मन में भरे बहुत दिनों से कड़वे दर्द को आज निकाल दिया। अब उसने भी सोच लिया था, अब नहीं रहेगी ऐसे ससुराल में जहाँ रोटी तो मिलती है पर इज्जत नहीं मिलती। गलती क्या है उसकी? दहेज कम लाई या उनके रिश्तेदारों के लिए मन लायक जेवर और उपहार नहीं लाई या पोता नहीं दे पाई उनको? कुछ बातें रमा के कानों में तीर की भांति चुभती थी। अरे किस्मत फूट गई। लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया और बीमार लड़की हमारे गले बांध दी। शादी के तुरंत बाद रमा को चिकनगुनिया हो गया था। उसके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था। फिर भी वो अकेले घर का सारा काम करती रहती। पर रमा की सास हमेशा उसकी कमियां ही निकालती रहती थी और कहती रहती थी, मेरी बहू को काम ना करना पड़े, इसलिए दर्द का हमेशा बहाना बनाती रहती है। अभी रमा के पति की अस्थायी नौकरी नहीं लगी थी। वो अभी अपने पापा पर निर्भर था, क्योंकि रमा की दादी सास कुछ दिनों की ही मेहमान थी। उनकी पोता बहू देखने की आखिरी इच्छा के कारण जल्दी से सुनील का शादी कर दिया गया था, जबकि सुनील की शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। पर दादी सास की आखिरी इच्छा वहीं तक नहीं थी। जल्दी पर पोता और परपोती देखने की इच्छा दादी सास के मन में जाग उठी। रमा बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि जब उसके पति की कोई बढ़िया नौकरी लग जाए तब वो आगे परिवार बढ़ाने की सोचे, क्योंकि कुछ दिनों में ही उसे एहसास हो गया था कि वो अपने सास ससुर पर आश्रित है। पर किस्मत कहीं भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने सोचा और अपने पति से बात की, सुनिए जी, क्या मैं कहीं नौकरी देखूं? सुनील ने कहा, पर तुम कैसे करोगी? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। पर जब तक किसी एक की नहीं लगती तो दूसरे को तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहकर सुनील आश्वासन देता रहा। इधर रमा के ससुर जी अपनी बहू से नौकरी कराने को राजी नहीं हुए। रमा के पति ने छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और कुछ समय पश्चात रमा के पैर भारी हो गए। बहुत बहुत बधाई हो वीना जी, मिठाई खिलाओ, अब तो दादी बनने वाली हो। हाँ रे, पोता होगा तो ज़रूर मिठाई खिलाऊंगी, रमा की सास ने कहा। रमा को लगा सारे सपने तो उसके एक जिम्मेदार बहू बनने में ही चले गए। एक आस जगी कि शायद पोता का मुंह देखकर उसकी सास का रवैया थोड़ा ठीक हो जाए। पर यहाँ तो हर छोटी छोटी बात पर उसे ताना दिया जाने लगा। रमा की सास ने उसके कपड़े गहने से लेकर खाने पीने, दवा, हर चीज़ का खर्चा गिनाने लगी। सुनील हमेशा चुप रहने को ही कहता, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात खटकती थी कि रमा के साथ जाती हो रही है, पर वह कुछ बोल नहीं पाता था। वीना जी की हिम्मत और बढ़ती गई। हद तो तब हो गई जब उनके यहाँ पोता नहीं पोती ने जन्म लिया और वीना जी की दवाई के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, खाने के खर्चे और तो और रमा के खाने के साथ साथ उसकी बेटी के दूध के खर्चे का भी हिसाब करने लगी और उसे रमा को सुनाने लगी। एक दिन ऐसे ही रमा अपने बीमार नन्ही सी बेटी को दवा खाने इलाज के लिए ले गई थी। जब लौटी तो सास ने ताना देते हुए कहा, आ गई, खुद तो बीमार थी ही, बेटी भी जनी तो वो भी बीमार निकली। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? सुनील ने कहा। तभी वीना जी ने कहा, और क्या, इसकी बीमारी में क्या कम खर्चा हुआ जो अब इसकी बेटी में तू खर्चा करेगा? माँ, वो मेरी भी बेटी है और आपकी पोती है। कैसी बात कर रही हैं आप? तभी वीना जी ने कहा,
कैसी है रे तू? मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का दी। मेरी ही कमाई खाती है और मुझसे ही जबान लड़ाती है। तभी रमा बोली, माँ जी, आप लोग हमसे बड़े हैं, इनकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। याद करिए, आप ही ने कहा था ना कि एक पोता का मुंह बस दिखा दो, हम बाकी सब हम संभाल लेंगे। आपको ही जल्दी थी ना? रमा की सास ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन पोता के लिए, लड़की के लिए नहीं, वो भी बीमार। इससे तो अच्छा होता कि यह जन्म लेते ही मर जाती। माँ जी, रमा की आंखों के कोर गीले हो गए। मातृत्व का दर्द बाहर झलक पड़ा। एक मुंह से अब मेरी बेटी के लिए कुछ भी मत निकालिएगा आप। क्या मेरे ही घर में रह के मुझसे ही ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो? रमा के अंदर का ज्वार भाटा फूट पड़ा। उसने भी कह दिया, माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। ये दादी सास का घर है। जैसे आपका है वैसे ही मेरा भी है। लेकिन आगे परिस्थिति इतनी बदतर होती चली गई। अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए फिर रमा अपने पति के साथ शहर आ गई। धीरे धीरे सब सीखकर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने सपनों को पूरा करने लगी। साथ ही और लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी कि हर लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का पूरा हक होता है। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने से रमा के विचारों को भी ब्रेक लगी। मम्मी, हम कब पहुंचेंगे दादी के यहाँ? रमा ने कहा, बस कुछ ही घंटे में। रमा ने अपना दायां पैर बढ़ाया ही था कि उसे अपना वो दिन याद आ गया जब उसकी सास वीणा देवी दौड़कर चावल से भरा कलश ले आई थी। घर की दीवारों पर उसके हाथों की छाप धुंधली पड़ चुकी थी। आंगन सूना पड़ा था। बरसों पहले रमा बैठकर ढेर सारा बर्तन मांजा करती थी यहीं आंगन में। अचानक रमा को याद आया, निकल जा, ये मेरा घर है। रमा के आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे, पर उसकी आंखें अपनी सास को ढूंढ रही थीं। देवर देवरानी अब दूसरी जगह जाकर बस चुके थे। अब घर की एकमात्र मालकिन खटिया पर पड़ी हुई थी। घर की दीवारें मानो चीख चीख कर कह रही थीं, रमा, ये तुम्हारा भी घर है। वीणा देवी अपने शरीर से लाचार हो चुकी थी। रमा को देखकर उनकी आंखें शर्म और पश्चाताप से भीग चुकी थीं। रमा ने दौड़कर अपनी सासू माँ के पैर छुए। वीणा देवी के मुंह से बोल फूट पड़े, बहू रमा, अब तो छोड़कर नहीं जाएगी ना? मुझे माफ़ कर दे। देख, मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। अब तो नहीं जाएगी ना मुझे छोड़कर? तभी उसके ससुर जी घर के अंदर से गुड़ लाते हुए बोले, बधाई हो सुनील की माँ, तुम्हारी बहू, तुम्हारे घर की लक्ष्मी फिर से लौट आई है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।